Hello everyone, welcome to our channel, the Edu Life Study. In this video, we will talk about the part 2 of the life process from the biology of class 10. In this video, we will discuss the worksheet of nutrition, जिसको मैं देना भूल गया था, और रेस्पिरेशन का पूरा कॉन्सेप्ट मैं देखूंगा, और लास्ट में रेस्पिरेशन का मैं आपको वर्कशीट भी प्रोवाइड करूंगा. सो लेट्स स्टार्ट. तो ये वर्कशीट है, आप देख लीजिए. इसमें जो जो क्वेश्चन है, स्टमक के फंक्शन, स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन के फंक्शन के बारे में बताना है, और एडल्ट ह्यूमन बींग्स में कितने टीथ होते हैं उनके बारे में बताना है, डेंटल कैरीज के बारे में, और क्यों जब हम Cl एसिड रिलीज़ होता है हमारे स्टमक में, क्यों हमारे स्टमक के वॉल्स को इन्फेक्ट नहीं करता है. सो रेस्पिरेशन क्या होता है, चलिए देखते हैं रेस्पिरेशन का पूरा डेफिनेशन. देखिए यहाँ पे आप एंजाइम हटा दीजिए, एंजाइम मेडिएटेड और ऑक्सीडेटिव, ये हमारे इंपॉर्टेंट है. एग्जाम में बस आपको इतना पढ़ना है कि जो रेस्पिरेशन हमारा मल्टी स्टेप होता है, मतलब कि 2 बार स्टेप होता है. पहले हमारा ये देखिए ब्रीदिंग और एक्सटर्नल एक में आता है, और इंटरनल सेलुलर एक में आता है. ओके, ये 2 होता है, मैं आपको अभी बताऊंगा. इसमें क्या होता है, ये मल्टी स्टेप ब्रेकडाउन होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड का ब्रेकडाउन होता है. जो ऑर्गेनिक कंपाउंड हमारे क्या CO2 और ग्लूकोज हो गया, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, लिविंग सेल के अंदर होता है, जो हमारा बहुत सारे एनर्जी को भी रिलीज़ करता है. स्मॉल पैकेट्स में होता है, वो बहुत सारे स्टेप में होता है. आप देख रहे हैं C6H12O6 प्लस 6O2, यहाँ पे ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हमारा बन रहा है 6CO2 प्लस 6H2O प्लस 38 ATP बन रहा है, जिसमें 686 किलो कैलोरी एनर्जी रिलीज़ हो रही है. सो यहाँ पे 4 स्टेप होते हैं: ब्रीदिंग, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, इंटरनल रेस्पिरेशन, सेलुलर रेस्पिरेशन. ब्रीदिंग, चलिए आप देखते हैं क्या होता है. ब्रीदिंग क्या होता है, ब्रीदिंग मतलब कि जो हमारा ऑक्सीजन रिच फ्रेश एयर है उसको अंदर लेना, और CO2 रिच फाउल एयर है उसको बाहर निकालना, छोड़ना. ओके, तो ये तो हमारा बस ब्रीदिंग. अब 4 स्टेप में क्या होता है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं. ओके, अंदर लेने का मतलब क्या, हमारा रेस्पिरेटरी सरफेस लंग्स तक गया, एल्वुलाई तक गया. ओके, एल्वुलाई तक हमारा ऑक्सीजन गया, एंड देन वहाँ से एक्सचेंज हुआ गैसेस का. ब्लड कैपिलरीज के पास कार्बन डाइऑक्साइड था, कार्बन डाइऑक्साइड एल्वुलाई को मिला, एंड एल्वुलाई के पास ऑक्सीजन था, तो ऑक्सीजन ब्लड कैपिलरीज को मिला. बस इतने तक के प्रोसेस को, एल्वुलाई तक पहुंचने के प्रोसेस को हम ब्रीदिंग कहते हैं. ठीक, हमने सांस लिया, हमने ऑक्सीजन को अंदर लिया, गया एल्वुलाई तक, बस इतना हमारा ब्रीदिंग हो गया. एक्सटर्नल रेस्पिरेशन क्या होता है, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन हम कह सकते हैं कि जो है, अब यहाँ पे गया ना हमारा जो जो क्या कहते हैं उसको, हाँ, जो ऑक्सीजन था, ऑक्सीजन हमारा एल्वुलाई तक गया ना, एंड देन एल्वुलाई के आगे जब हमारा ऑक्सीजन जाएगा ब्लड में, ब्लड कैपिलरीज में, मतलब कि द ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द एल्वुलाई टू द ब्लड कैपिलरीज कॉल्ड एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, और वी कैन से द एक्सटर्नल रेस्पिरेशन द एक्सचेंज ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस. यहाँ पे गैसेस का एक्सचेंज होता है, आप समझ सकते हैं. जैसे कि गैसेस एक्सचेंज मतलब जो अभी मैंने एग्जाम्पल दिया, ऑक्सीजन का जो हमारा एल्वुलाई में ऑक्सीजन है उसका हमारा ब्लड कैपिलरीज में जाना, अंदर ब्लड कैपिलरीज से कार्बन डाइऑक्साइड को हमारा उसमें एल्वुलाई में भेज देना. बस यही होता है हमारा एक्सटर्नल रेस्पिरेशन. ओके, ये हमारा एक्सटर्नल रेस्पिरेशन मतलब कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन द रेस्पिरेटरी सरफेस एंड द ब्लड कैपिलरीज, यही होता है बस हमारा एक्सटर्नल रेस्पिरेशन. इंटरनल रेस्पिरेशन क्या होता है, अब ब्लड कैपिलरीज में हमारा ऑक्सीजन आ गया, अब वो ब्लड कैपिलरीज क्या करेंगी, हमारे ईच एंड एवरी सेल तक हमारे उस ऑक्सीजन को पहुंचाएंगी. ठीक है, ईच एंड एवरी सेल तक वो ऑक्सीजन हमारा पहुंचेगा एकदम अच्छे से. वही होता है क्या है, एक्सचेंज ऑफ गैसेज एट द टिश्यू लेवल, मतलब कि ब्लड कैपिलरीज से लेके हमारा जो ईच एंड एवरी सेल तक है वहाँ तक पहुँचाने के प्रोसेस को हम इंटरनल रेस्पिरेशन कहते हैं. ओके, सेलुलर रेस्पिरेशन क्या होता है, इसमें जो है हमारा एक्चुअल ब्रेकडाउन होता है. अब तक हमारा ट्रांसपोर्ट हुआ, ब्रीदिंग, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, इंटरनल रेस्पिरेशन. सेलुलर मतलब कि सेल्स में आके हमारा जो ग्लूकोज है वो ऑक्सीजन के थ्रू वो ब्रेकडाउन हुआ. ओके, इनसाइड द लिविंग सेल के अंदर जो हमारा रेस्पिरेटरी सब्सट्रेट मतलब ऑक्सीजन की हेल्प से हमारा एक्चुअल ब्रेकडाउन होगा. रेस्पिरेटरी गैसेस हमारा कौन कौन से हैं, ऑक्सीजन, CO2 और वाटर हमारा एज अ बाई प्रोडक्ट निकलता है जो हमारा रेस्पिरेटरी गैसेस होता है. फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन के बीच में डिफरेंस जाना ये बहुत इंपॉर्टेंट है. 5 मार्क्स में आता है और आपको बस आंसर देना, यही 5 या 6 पॉइंट लिख देंगे तो आपका आंसर कंप्लीट. ये हमारा सिंथेटिक और एनाबॉलिक प्रोसेस होता है, मतलब कि कह सकते
कहा जा सकता है कि जो है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हमारा ग्लूकोज बनता है, उसमें मतलब क्या है हमारा कुछ सिंथेसाइज हो रहा है, कुछ बन रहा है। बट हमारा रेस्पिरेशन प्रोसेस में क्या होता है, कैथोलिक होता है या ब्रेक डाउन, मतलब इसमें कुछ बनता नहीं, इसमें किसी चीज़ का ब्रेक डाउन होता है, जो एनर्जी का बनना होता है। ओके, यहाँ पे ग्लूकोज का बनना होता है, यहाँ पे एनर्जी का बनना होता है। ये हमारा एंडोजेनिक प्रोसेस होता है, ये हमारा एक्सोजेनिक, मतलब कि यहाँ पे एनर्जी जो होती है स्टोर रहती है। एंडर मतलब क्या, स्टोर होना, यहाँ पे एनर्जी रिलीज होती है। एक्सोजेनिक मतलब क्या, एनर्जी हमारी निकलती है, जब हम कोई वर्क करते हैं तो हमारा एनर्जी निकल जाता है। पर प्लांट का जो एनर्जी रहता है वो फूड में, जब आप देखेंगे उसका जो फ्रूट होता है वही उसका फूड होता है, और उसी में उसका एनर्जी उसका स्टोर रहता है, वो कभी रिलीज नहीं होता। ओके, और प्लांट उसका यूज़ करता है। और यहाँ पे क्या होता है, जो फोटोसिंथेसिस होता है वो लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। मैं आपको न्यूट्रिशन में बताया हूँ पिछले वीडियो में। और बट ये जो होता है हमारा केमिकल एनर्जी को ये हमारा केमिकल एनर्जी लिबरेट करता है, मतलब कि रिलीज़ करता है, जो हमारा अलग अलग फॉर्म में हो सकता है, हमारा एटीपी के फॉर्म में हो सकता है, वही सब होता है। इसमें कब टाइमिंग होता है, कब कब ये फोटोसिंथेसिस होती है, हमारे सिर्फ दिन के टाइम होता है जब हमारा सनलाइट अवेलेबल होता है, क्योंकि बिना सनलाइट का फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकता है। बट ये रेस्पिरेशन हमारा ऑल टाइम होता है, हमेशा होता है, इसका कोई टाइमिंग नहीं होती रेस्पिरेशन का। बट हमारा फोटोसिंथेसिस का एक टाइम होता है, जब सन रहेगा तभी होगा। इसमें सेल का क्या होता है, ये हमारा सिर्फ ग्रीन सेल में होता है, सभी सेल में होता है। कार्बन डाइऑक्साइड, ये कार्बन डाइऑक्साइड अब्जॉर्ब करता है, फोटोसिंथेसिस रेस्पिरेशन कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करता है। और फोटोसिंथेसिस हमारा जो ऑक्सीजन को रिलीज़ करता है, ऑक्सीजन उसके लिए ख़राब है, बट हमारे रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन वो जो रेस्पिरेशन प्रोसेस होता है इसमें ऑक्सीजन को कंज्यूम किया, ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब किया जाता है। रॉ मटेरियल क्या, मतलब कि कौन कौन सा सब्सटेंस यूज़ होता है हमारा फोटोसिंथेसिस करने में, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर मोस्टली। बट इसमें हमारा ग्लूकोज और ऑक्सीजन होता है बस। एंड प्रोडक्ट क्या निकलेगा, इसमें हमारा ग्लूकोज होता है और अदर ऑर्गेनिक सब्सटेंस और ऑक्सीजन। ऑर्गेनिक में हमारा हो गया ऑर्गेनिक में आप ले सकते हैं, जैसे ग्लूकोज निकल गया ना, उसके साथ वाटर ले सकते हैं, जो हमारा हो गया ऑर्गेनिक सब्सटेंस। इसमें जो होता है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर निकलता है। ओके, वेट देखा जाए इसमें हमारा वेट का गेन होता है, क्योंकि इसमें एनर्जी स्टोर है, इसमें एनर्जी रिलीज होती है, इसलिए वेट का लॉस होता है। एक्सचेंज देखा जाए कैसे हमारा प्लांट में होता है, अब तक तो हमने देख लिया एक्सचेंज एनिमल्स में। अब प्लांट में देखा जाए हमारा एक्सचेंज स्टोमेटा के थ्रू होता है, और स्टोमेटा में आप जो देखेंगे स्पेस होता है, पोर होता है, जिसको पोर कहते हैं, जो पोर्स होता है वो जो स्पेस होता है हर स्टोमेटा के बीच में, गार्ड सेल के बीच में स्पेस होता है, उसी के थ्रू हमारा एयर के साथ हमारा कॉन्टैक्ट बना रहता है वो हर एक सेल का। उसमें क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, CO2 अंदर जाएगा, O2 बाहर निकलेगा। यही प्रोसेस होता है डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू। जैसे हमारा उसमें होता है एल्वुलाई और ब्लड कैपिलरीज के बीच में ट्रांसफर होता है, उसी तरीके से हमारा एयर और स्टोमेटिक सेल के बीच में ट्रांसफर होता है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का। लेट्स कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। एक बार मैं इसको वीडियो को बना चुका हूँ, लेकिन जब मैंने देखा कि वो रिकॉर्ड ही नहीं हो रहा था, इसलिए मैं डबल दूसरे टाइम बना रहा हूँ। कौन सा रिस्पिरेशन होता है ह्यूमन बींग परफॉर्म करते हैं, पल्मोनरी रिस्पिरेशन। बट और लंग्स को कवर करने वाला कौन होता है, प्लूरा। ओके, अब हमें पार्ट का लिखना है, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के कौन कौन से पार्ट होते हैं, 3 पार्ट मेनली होते हैं। रेस्पिरेटरी ट्रैक, एपियर ऑफ लंग, एसेसरी ऑर्गन, मतलब जो हेल्प करता है ऑर्गन रेस्पिरेशन में। रेस्पिरेटरी ट्रैक ये हमारा इंपॉर्टेंट है। एक्सटर्नल नॉस्ट्रल मतलब क्या, जो हमारा बाहर का नोज होता है उसको हम एक्सटर्नल नॉस्ट्रल कहते हैं। नेसल कैविटी होता है जो अंदर होता है, जो हमारे जो हेयर होता है, बाल होता है जो हमारे नाक में, वो हेल्प करता है, वहाँ नेसल कैविटी में ही होता है, जो हेल्प करता है ऑक्सीजन को फिल्टर करने में। फेरिंग्स होता है, एंड देन फेरिंग्स के जस्ट नीचे होता है, नेसल कैविटी के नीचे फेरिंग्स होता है, फेरिंग्स के नीचे लैरिंग्स होता है, लैरिंग्स के नीचे ट्रैकिया होता है, एंड देन ट्रैकिया के 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, जिसको हम ब्रोंकाई कहते हैं। एंड देन ब्रोंकाई भी 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, जिसको ब्रोंक्यूल्स कहते हैं। एंड देन ब्रोंक्यूल्स भी बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, जिसको हम एल्वुलाई कहते हैं। एल्वुलाई यही हमारा एल्वुलाई मेन जगह होता है जहाँ पे गैसेस का एक्सचेंज होता है। देन लंग्स होता है, पेयर ऑफ लंग्स। एक्सेसरी ऑर्गन हमारा थोरैक्स हो गया, रिबकेज हो गया, डायफ्राम और मस्टल्स। जो हमारा थोरैक्स होता है, थोरैक्स कैविटी जो हेल्प करता है बोन्स को जोड़ने में, पीछे हमारे बैकबोन से हमारे आगे तक के। रिबकेज आपको पता है, जो हमारा पूरा बोन का, जो हमारा फेफड़े का पूरा लंग्स का जो उसको कवर करने का जो रिबकेज होता है उसको कहते हैं। डायफ्राम जो हेल्प करता है पूरे बोन्स को मूव करने, क्योंकि नॉट अ सिंगल बोन कैन मूव विदाउट डायफ्राम। ओके, लेट्स कम टू नेक्स्ट स्लाइड। आपको यहाँ पे डायग्राम के थ्रू एकदम क्लियर समझ में आ जाएगा।
यहाँ पे क्या होता है, ड्रॉ वेरिएबल डायग्राम अब हमें बनाना है। इसमें क्या होता है, क्योंकि मैं आपको पेन से अच्छे से समझाता हूँ, देन वी विल अंडरस्टैंड इट वेरी क्लियरली। जैसे देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन आया ना, ऑक्सीजन हमारा कहाँ पे है, यहाँ बाहर है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन क्या किया हमारा, ये नसल पैसेज में आया। ओके, कहाँ है, नसल पैसेज में। और इसको आज, और यहाँ पे हमारा बहुत सारा बाल टाइप का होता है, हेयर टाइप्स का होता है, जो हेल्प करता है ऑक्सीजन में से डर्ट्स को रिमूव करने में। तो हमारा ऑक्सीजन यहाँ से आया ना, ऑक्सीजन यहाँ से आके हमारा आ गया फेरिंग्स में। ये एरिया जो हमारा आप देख रहे ये एरिया, ये हमारा फेरिंग्स होता है। ओके, एंड देन इसके नीचे जस्ट ये और फिर ये एरिया ये हमारा लैरिंग्स होता है, ये फेरिंग्स, ये लैरिंग्स। ओके, एंड देन हमारा ये ऑक्सीजन आ गया यहाँ से ट्रैकिया में। ट्रैकिया में आते आते हमारा ये हमारा हो गया ब्रोंकाई। ये आप देख रहे हैं, ये जो डिवाइड हो गया हमारा ट्रैकिया है, ये लाइन हमारा ट्रैकिया है। एंड देन ये हमारा ब्रोंकाई है। ये जो ब्रोंकाई है वो डिवाइड हो गया ब्रोंक्यूल्स में, एंड ये ब्रोंक्यूल्स एल्वुलाई में। ये देखिए मैं आपको सिंगल एल्वुलाई को शो करता हूँ कैसे होता है गैसियस स्ट्रक्चर। समझ लिया, एल्वुलाई में हमारा ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा है, और ये जो हमारा बाहर इसके चारों जो हमारे ब्लड कैपिलरीज हैं उसमें क्या है, ऑक्सीजन कम है। इसमें क्या है हमारा CO2 है, क्या है CO2। ओके, इसमें हमारा CO2 है और अंदर क्या है, ऑक्सीजन है, O2 है। ओके, O2 है ना, यहाँ पे O2 ज़्यादा है, यहाँ पे जो हमारा O2 ज़्यादा है, यहाँ पे CO2 ज़्यादा, ब्लड कैपिलरीज में। ओके, तो क्या होगा, डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू यहाँ पे मतलब कि ऑक्सीजन ज़्यादा है, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड कम है, तो कार्बन डाइऑक्साइड इधर से इधर आ जाएगा। यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड कम है, ज़्यादा है, ऑक्सीजन कम है, तो क्या होगा, यहाँ पे जो ऑक्सीजन होगा वो उधर मूव कर जाएगा। ओके, बस यही होता है एल्वुलाई में, कुछ है नहीं एल्वुलाई में। ओह सॉरी, ओके, सो मैं आपको ये बता ही चुका हूँ। एंड देन अब आता है हमारा कि ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। ये तो मैं आपको बता ही चुका हूँ क्या होता है। ये आप देख लीजिए, हमारा जो डायफ्राम होता है हेल्प करता है इसके मूवमेंट में, पूरे ये लंग्स के। मैं आपको बता ही चुका हूँ ये इसके बारे में, सारे पार्ट्स के बारे में पिछले में। अब क्या होता है, जब हमारा एयर पास होता है रेस्पिरेटरी ट्रैक में, आपको बता चुका हूँ ये होता है नेसल कैविटी में। सबसे पहले क्या होता है, जो हमारा नेसल कैविटी होता है उसमें हमारा जो हेयर्स होता है उसके थ्रू हमारा ऑक्सीजन हमारा फिल्टर होता है, जितने हमारे डर्ट्स होते हैं सबको निकाल दिया जाता है। एंड देन यहाँ पे जो हमारा डस्ट होता है, ओके, जो हमारा ये डस्ट होता है उसमें जितने भी डस्ट होते हैं उन सबको निकालने के बाद जो कुछ जो डस्ट बच जाते हैं वो हमारा लाइसोसोम, म्यूकस और सीलिया जैसे एंजाइम के थ्रू हमारा क्या होता है उसको बाहर निकाल दिया जाता है, रेस्पिरेटरी ट्रैक में इंटर नहीं करने दिया जाता है। एंड देन एयर जो होता है, एयर कभी कभी हीट गर्म भी होता है, ठंडा भी होता है, उनको बॉडी टेम्परेचर की तरह मेंटेन करने के लिए हमारा ये नेसल एपिथेलियम के नीचे ब्लड कैपिलरीज होता है, जिसके हेल्प से हमारा एयर कंडीशनड हो जाता है। मतलब कि एयर ना ज़्यादा हीट होता है ना ज़्यादा ठंडा होता है हमारे बॉडी टेम्परेचर के हिसाब से। एंड देन जो हमारा वो जो कभी कभी देखिए हमारा जो ऑक्सीजन होता है बहुत ज़्यादा वो वेट होता है, गीला होता है, कभी कभी बहुत ज़्यादा पानी आ जाता है, तो उन सबको बैलेंस बनाने के लिए हमारा ये एपिथेलियम होता है। एंड देन हमारा क्या है, रेस्पिरेटरी पिगमेंट क्या होता है हमारा पता है, हेमोग्लोबिन होता है। अब देखते हैं डिफ्रेंशिएट बिटवीन इनहेलेशन और एक्सहेलेशन के बीच में क्या डिफ्रेंशिएट होता है। सो यहाँ पे क्या होता है, इनहेलेशन मतलब क्या कि मतलब कि ब्रिंगिंग ऑफ जो हमारा जब हम ऑक्सीजन जब हम सांस लेते हैं तो हम उसे इनहेलेशन करते हैं, जब हम सांस को छोड़ते हैं तो हम उसे एक्सहेलेशन करते हैं। इनहेलेशन में क्या होता है, ऑक्सीजन रिच फ्रेश एयर को अंदर लेना, बाहर से अंदर लेना, और एक्सहेलेशन में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिच फाउल एयर को बाहर निकालना, अंदर से बॉडी से बाहर निकालना। और उसमें क्या होता है, इनहेलेशन करते हैं ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं तो इसमें क्या होता है, जो रिपकेज होता है वो बाहर की ओर आता है और ऊपर की ओर आता है। आप कभी प्रैक्टिकली आप कर सकते हैं, जब खूब तेज़ी से सांस ले तो क्या होगा, वो जो रिपकेज होगा वो ऊपर आएगा और बाहर की ओर आएगा। लेकिन इसमें क्या होता है, वो नीचे जाता है और अंदर की ओर जाता है एक्सहेलेशन में। इसमें क्या होता है, डायफ्राम जो होता है वो एकदम वो फ्लैट हो जाता है। जो हमारा डायफ्राम होता है जो हेल्प करता है पूरे बोन्स को मूव करने के लिए, वो क्या करता है, वो कॉन्ट्रैक्ट करता है, मतलब कि वो हमारा फ्लैट हो जाता है। यहाँ पे फैट नहीं होगा, यहाँ पे फ्लैट होगा। ओके, यहाँ पे एल लगा लीजिएगा, ये हमारा क्या होगा, फ्लैट हो जाता है, पूरा एकदम एक प्लेन टाइप का हो जाता है। बट ये क्या होता है, हमारा डॉम शेप बना, जो आप मंदिरों के ऊपर देखते होंगे वो हमारा डॉम शेप का पूरा बन जाता है। जब हम सांस को जब हम छोड़ देते हैं बाहर की ओर, कार्बन डाइऑक्साइड निकाल देते तो हम एकदम रिलैक्स हो जाते हैं।
इसमें क्या होता है प्रेशर, ये जो थोरैक कैविटी होता है ये साइज में ज़्यादा होता है लेकिन हमारा कम होता है। ये एयर प्रेशर इसमें ज़्यादा होता है, इसमें हमारा कम होता है। आपको पता है कैसे होगा, देखिए जैसे हमारे अंदर बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन हो गया ना सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, जब कार्बन डाइऑक्साइड जब ऑक्सीजन बाहर ज़्यादा है अंदर कार्बन डाइऑक्साइड, ओके, तो जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल गया, हमें ऑक्सीजन लेना है, ठीक। जब हम ऑक्सीजन लेंगे तो उस समय क्या होगा, ऑक्सीजन अंदर भर जाएगा तो उसके कारण प्रेशर कम लगेगा। प्रेशर मतलब क्या होता है, बहुत ज़्यादा जब कोई चीज़ खाली रहती है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता है। बट इसमें क्या होगा, हमारा जब हम ऑक्सीजन पूरे निकाल देते हैं, हमारा पूरा खाली हो गया लंग्स, तो उसके कारण उसमें प्रेशर बढ़ने लगता है। मसल की बात की जाए तो हमारा इनहेलेशन में जो हमारा मसल होता है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है, इसमें रिलैक्स करता है। कौन सा प्रोसेस होती है, एक्टिव प्रोसेस होती है, ये पैसिव प्रोसेस होता है। आई होप आपको ये स्लाइड समझ में आ गया होगा, नहीं आया होगा तो फिर से आप रिवाइंड करके फिर से पीछे जाकर देख सकते हैं। इसमें क्या होता है, एयर बाहर से अंदर आता है और जिसके कारण हमारे लंग्स हमारा जो फूल जाता है। लंग्स मतलब कि गुब्बारे को देखोगे जब आप उसमें हवा भरते हैं बाहर से अपने माउथ से, तो क्या होता है वो फूल जाता है। इसमें क्या होता है, एयर जो है अंदर से बाहर जाता है, लंग्स से बाहर जाता है। एक्सपेल मतलब बाहर जाता है और जिसके कारण वो पिचक जाता है एयर, मतलब जो हमारा लंग्स होता है वो थोड़ा एकदम शांत रिलैक्स हो जाता है। ऑक्सीजन में देखा जाए जो हमारा इनहेलेशन में ऑक्सीजन जो होता है, ऑक्सीजन कंसनट्रेशन ज़्यादा होगा इनहेलेशन, क्योंकि ऑक्सीजन रिच एयर हम लोग ले तो हमारा 20.84% होता है। एक्सहेलेशन में हमारा ऑक्सीजन जो है 15.1 होता है। कार्बन डाइऑक्साइड में इनहेलेशन के टाइम में जब ऑक्सीजन को लेते हैं तो उस समय कार्बन डाइऑक्साइड जो है हमारा कितना होता है, उसमें 0.0 बहुत कम होता है। बट इसमें हमारा 4.0 होता है, क्योंकि जब हम एक्सहेलेशन करते हैं मतलब ऑक्सीजन को बाहर कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होता है। ओके, आई होप आपके समझ में आ गया होगा। अब आता है एक्सटर्नल और इंटरनल रेस्पिरेशन के बीच में डिफरेंस। एक्सटर्नल क्या होता है, मतलब कि कह सकते जब हमारा गैसियस का एक्सचेंज होता है बिटवीन द ब्लड एंड द एल्वुलाई और ब्लड के बीच में। ये एल्वुलाई को हम एयर भी कह सकते हैं। ये वो डायरेक्ट एयर से हमारा जो ऑक्सीजन होता है वो हमारा डायरेक्ट एल्वुलाई में आता है, इसलिए हम एयर कहते हैं वहाँ पे। ये हमारा कहाँ होता है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, रेस्पिरेटरी सप्लाई, मतलब एल्वुलाई से हमारा एल्वुलाई से ब्लड तक का जो एक्सचेंज होता है गैस, वो हमारा क्या होता है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। ये हमारा रेस्पिरेटरी सप्लाई मतलब कि एल्वुलाई में होता है। ये हमारा जो है टिश्यू में, मतलब कि ऑक्सीजन को जो ले जाया जाता है सेल तक, वो होता है हमारा ये टिश्यू में होता है। ये जो गैसियस एक्सचेंज होता है ये हमारा ब्लड और एयर के बीच में होता है। ये हमारा ब्लड और सेल, मतलब कि सेल से ब्लड से गया और सेल तक गया तो मतलब सेल और ब्लड के बीच में होगा। ये जो हमारा रेस्पिरेशन होता है सेल में, जो रेस्पिरेशन होता है सेल रेस्पिरेशन, वो डायरेक्टली हमारा जो आप देख रहे हैं सेल रेस्पिरेशन हमारा डायरेक्टली नहीं कनेक्ट होता है, नॉट कनेक्ट, मतलब कि हमारा डायरेक्टली एल्वुलाई के साथ नहीं कनेक्ट होता। बट ये जो हमारा ये मतलब कि ये हमारा डायरेक्टली सेल रेस्पिरेशन के साथ नहीं कनेक्ट होता है, मतलब कि सेल्स के साथ हमारा डायरेक्टली पहले ये किससे कनेक्ट होगा, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन में एल्वुलाई किससे कनेक्ट होता है, पहले ब्लड से, एंड देन वो तब जाके वो ब्लड जो है हमारा सेल से कनेक्ट होता है। बट ये हमारा डायरेक्टली कनेक्ट होता है। सेलुलर रेस्पिरेशन की बात करिए वही सेम डेफिनेशन है। हमारा एक्चुअल बायोकेमिकल प्रोसेस होता है और ब्रेकडाउन हमारे रेस्पिरेटरी सबसे मतलब कि ऑक्सीजन का ब्रेकडाउन होना है और ग्लूकोज का भी साथ में, जिसके कारण हमारा एनर्जी क्या होता है रिलीज हो, एनर्जी मतलब बाहर निकलती है। ओके, आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। लेट्स कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। देखिए रेस्पिरेशन देखा जाए तो हमारे दो टाइप के रेस्पिरेशन होता है। एक होता है हमारा पहला एरोबिक रेस्पिरेशन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, के प्रेजेंस में ऑक्सीजन उपस्थिति में। एनारोबिक मतलब कि इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में। 2 प्रोसेस होते हैं। ओके सॉरी, इसमें 3 प्रोसेस होते हैं देखा जाए पूरे रेस्पिरेशन में। पहला होता है हमारा ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस मतलब कि समझिए विलाई से हमारे ब्लड कैपिलरीज के थ्रू, जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन से ब्लड कैपिलरीज के थ्रू जितना हमारा ग्लूकोज था हमारे ईच एंड एवरी सेल तक पहुँची। ओके, जब पहुँच गया अब वो कहाँ जाएगा, जो हमारा ग्लूकोज है वो पहले हमारा साइटोप्लाज्म में इंतजार करेगा। उस साइटोप्लाज्म में एक रिएक्शन होता है जिसको हम ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं। ओके, ये हमारा पहला और कॉमन रिएक्शन स्टेज होता है एरोबिक और एनारोबिक, मतलब ये हमारा एरोबिक प्रोसेस और एनारोबिक दोनों होता है, मतलब हमारा एनारोबिक रेस्पिरेशन भी होता है एनारोबिक रेस्पिरेशन। ओके, कह सकते हैं कि जो हमारा यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर दोनों में होता है, प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक दोनों में होता है। ये हमारा समझिए कॉमन एकदम। ग्लाइकोलाइसिस 2 वर्ड से बना हुआ है, शुगर ब्रेकडाउन। तो हमारा ग्लूकोज रहता है उसका जब हम ब्रेकडाउन करते हैं तो उसे हम ग्लाइकोलाइसिस करते हैं। इसका दूसरा नाम है EMP। ये इन तीनों के द्वारा ये खोजा गया था। हमारा पहला स्टेप होता है रेस्पिरेशन का, जो हमारा एरोबिक और
एनारोबिक मोड ऑफ रेस्पिरेशन में कॉमन होता है दोनों में। ये हमारा साइटोप्लाज्म में होता है, मैं आपको बता ही चुका हूँ कि ये सिर्फ हमारा साइटोप्लाज्म में होता है। एंड देन उसके वाला जो बाद वाला प्रोसेस होता है एरोबिक रेस्पिरेशन में, उसके बाद वाला प्रोसेस हमारा माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। बट हमारे एनारोबिक रेस्पिरेशन में इसके बाद वाला प्रोसेस भी हमारे यहीं पे होगा। ओके, और जो यहाँ पे क्या होता है, ये जो हमारा ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस में क्या होता है, जो हमारा ग्लूकोज होता है 6 कार्बन मॉलिक्यूल होता है, वो हमारा 3 कार्बन मॉलिक्यूल में चेंज होता है, जिसको हम पायरुवेट कहते हैं। पायरुवेट ये देख रहे हैं, C6H12 प्लस O6 प्लस 2 ADP प्लस 2 PI प्लस 2 NAD प्लस गिव्स आउट 2C3H4 O3 प्लस 2 ATP प्लस 2 NADH2। मतलब कि ये हमारा देखो पायरुविक एसिड फॉर्म हो गया, जिसका 3 कार्बन ऑफ मॉलिक्यूल है। एंड देन अब आता है हमारा क्रेब्स साइकिल। यहाँ पे हो गया ना, अब एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होगा, ये हमारा माइटोकॉन्ड्रिया में जाएगा, ऑक्सीजन की हेल्प से हमारा जो ग्लूकोज है इसका पूरा ब्रेकडाउन होगा। यहाँ पे 2 ATP एनर्जी फॉर्म हो चुका है। जो हमारा ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस है इसमें हमारा 2 ATP एनर्जी फॉर्म हो चुकी है एकदम बढ़िया से, ठीक, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 2 ATP। यहाँ पे देख रहे हैं आप 2 ATP। क्रेब्स साइकिल मतलब जिसको हम साइट्रिक एसिड साइकिल, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके बुक में है ही नहीं, ये समझ लिया। ये आपको साइड बुक में मिलेगा, ये आपके एग्जाम में आएगा नहीं, लेकिन तभी आप जान लीजिए आपको 12th में बहुत काम देगा। इससे हमारा एरोबिक में होता है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। इसमें क्या होता है, जो हमारा पायरुवेट होता है का ब्रेकडाउन, यहाँ पे देखिए पायरुवेट बना था ना, वो जो हमारा यहाँ पे देख रहे हैं, ये हमारा ये था, और ग्लूकोज के साथ जब ये सब बना तो हमारा पायरुवेट बना था, पायरुविक एसिड बना था। वो वही जो पायरुवेट है ऑक्सीजन का यूज़ करके इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन वो फिर से हमारा ब्रेक डाउन हो जाएगा और फॉर्म करेगा हमारा क्या फॉर्म करेगा, एनर्जी फॉर्म करेगा। ओके, और वाटर फॉर्म करेगा और कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, अब ये कहाँ होता है, जो हमारा अब जो देखिए हमारे जो पायरुवेट होता है, पायरुवेट बना वो कहाँ बना, साइटोप्लाज्म में। एंड देन उसके बाद साइटोप्लाज्म के बाद का प्रोसेस कहाँ होगा, माइटोकॉन्ड्रिया में, जिसको हम पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। ओके, आपको याद होगा क्लास 9 में आपने पढ़ा होगा इसके बारे में। इसमें क्या होता है इस प्रोसेस में, क्रेब्स साइकिल में, जो ये जो हमारा 3 कार्बन पायरुवेट मॉलिक्यूल्स होता है, 3 कार्बन पायरुवेट होता है, वहाँ पे आपने देखा 3 कार्बन पायरुवेट 6, पहले हमारा क्या था, ग्लूकोज कौन था, कितना था, 6 कार्बन था मॉलिक्यूल, मतलब पायरुवेट बन के कितना बन गया, पायरुवेट 3 कार्बन बन गया। वही 3 कार्बन जो रहता है पायरुवेट रहता है वो 3 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 के 3 मॉलिक्यूल में चेंज होता है। और दूसरा प्रोडक्ट हमारा H2O होता है। इसमें ये प्रोसेस हमारा ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है, याद रखिएगा। एरोबिक रेस्पिरेशन में ग्लाइकोलाइसिस के बाद जो भी हमारा प्रोसेस होता है वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है, और ये हमारा माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। इसमें क्या होता है, जो एनर्जी बनता है वो एनारोबिक प्रोसेस से ज़्यादा बनता है, मतलब कि बहुत ज़्यादा इसमें एनर्जी बनता है। इसमें क्यों ज़्यादा बनता है, क्योंकि इसमें जो हमारा ग्लूकोज होता है पूरा इसका ब्रेकडाउन हो जाता है। ग्लूकोज जितना जितना होता है सारा उसका ब्रेकडाउन हो जाता है, बट हमारा एनारोबिक में नहीं होता है। कैसे होता है हम अभी देखेंगे जल्दी। तो क्या होता है, ग्लूकोज रहता है पहले, ये देखिए आपको पूरा माइंड मैप है। अब तक हमने जितने भी इन सब लाइंस को पढ़ा और उसमें पढ़ा, इन सब का हमारा माइंड मैप है। ओके, इस प्रोसेस का, क्रेब्स साइकिल का। ग्लूकोज है ना, ठीक, ग्लूकोज आया हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन से साइटोप्लाज्म में ही हमारा एक रिएक्शन होगा जो हमारा जो हम ग्लाइकोलाइसिस करते हैं, जो हमारा 2 पायरुवेट से फॉर्म करेगा। मतलब कि 2 मतलब क्या, 2 ATP है, 2 ATP फॉर्म करेगा हमारा। यहाँ पे जो 3 कार्बन मॉलिक्यूल रहेगा 2 ATP फॉर्म करेगा, इसमें ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती है। एंड देन यही पायरुवेट हमारा माइटोकॉन्ड्रिया में जाएगा। एरोबिक रेस्पिरेशन है, एरोबिक नहीं होगा, एनारोबिक होगा तो वो हमारा साइटोप्लाज्म में भी दूसरा रिएक्शन हो जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया में जाएगा हमारी ये ग्लूकोज पायरुवेट माइटोकॉन्ड्रिया में जाएगा, उसमें ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, क्योंकि ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो हमारा अच्छे से ब्रेकडाउन नहीं होगा, बहुत कम एनर्जी मिलेगी। ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ेगी तो हमारा फॉर्म करेगा कार्बन डाइऑक्साइड, H2O, वाटर और एनर्जी 38 ATP फॉर्म करेगा। ओके, यहाँ पे दरअसल देखा जाए तो हमारे 36 ही फॉर्म करता है, बट ये जो हमारा 2 ATP यहीं पे फॉर्म हो जाता है, उसको 36 + 2 = 38 ATP हो जाता है। ओके, एनारोबिक क्या होता है, ये ऑक्सीजन के एब्सेंस में होता है। जब हमारा ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस हो जाता है उसके बाद का जो प्रोसेस होता है वो एनारोबिक में हमारा ऑक्सीजन की एब्सेंस में होता है। उसमें क्या होता है, जो हमारा पायरुवेट होता है वो किसी हमारा वो CO2 और H2O में नहीं कन्वर्ट होता है, ये डायरेक्ट हमारा एथेनॉल, मतलब कि जो हमारा शराब होता है वाइन, उसमें कन्वर्ट हो जाता है। और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड इन साइटोप्लाज्म में ही होता है, क्योंकि उसके पास माइटोकॉन्ड्रिया होता ही नहीं है। एनारोबिक रेस्पिरेशन में सेल्स के पास माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता, इसलिए हमारा साइटोप्लाज्म में ही सब कुछ होता है। जैसे आप ईस्ट के बारे में सुने होंगे, फ्रेगमेंटेशन
सारी फर्मेंटेशन प्रोसेस में वो करता है। ये देखिए उसका पूरा माइंड मैप है कैसे करता है। ग्लूकोज है, एनारोबिक रेस्पिरेशन की बात हो रही है, ग्लूकोज है, साइटोप्लाज्म में ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है, पायरुवेट बन गया। ओके, एंड देन माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है। जब माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है तो यही पायरुवेट फिर हमारा साइटोप्लाज्म में ऑक्सीजन की जरूरत ही नहीं होगी, इसमें एनारोबिक है, इन द ऑप्शंस ऑफ ऑक्सीजन जो होगा। एंड देन साइटोप्लाज्म में ही हमारा ये पायरुवेट क्या होगा, बिना ऑक्सीजन के बना देगा एथेनॉल, शराब। शराब हमारा इसी से बनता है। और CO2 और एनर्जी 2 ATP, सिर्फ हमारा 2 ATP एनर्जी फॉर्म होता है। सोचिए आप, थिंक अबाउट इट यू ऑल्सो, कि सिर्फ 2 ATP एनर्जी, और ये बहुत ज़्यादा होता है यूनिसेलुलर के लिए, क्योंकि उनको एक सेल संभालना है, वो उनका काम इनसे आराम से हो जाएगा 2 ATP से। बट हम ह्यूमंस के लिए ये बहुत ही मुश्किल है 2 ATP से काम चलाना। ओके, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। बस यहाँ तक, वहाँ तक हमारा ख़त्म हो जाता है कि कैसे कैसे क्या क्या स्टेप होता है। अब यहाँ पे आता है एक बार जो हमारा एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है, ये हमारा मल्टी सेलुलर, हम जैसे ह्यूमन बींग्स में भी होता है। जैसे आप कभी कभी आपको याद होगा, जब आप बहुत ज़्यादा काम कर लेते हैं, कुछ प्ले कर लेते हैं, छड़ना एक्टिविटी कर लेते हैं, उस समय आपका पूरा मसल दर्द होने लगता है थोड़ी देर बाद। क्यों होता है? क्योंकि उस समय ऑक्सीजन की आपके बॉडी में कमी होती है, जिसके कारण जब ऑक्सीजन की कमी होती है, जो हमारा पायरुवेट है वो उसको ऑक्सीजन नहीं मिल पाता। जब ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा तो हमारा क्या करेगा, साइटोप्लाज्म में ही किस में चेंज हो जाएगा, लैक्टिक एसिड में। और वही लैक्टिक एसिड जो है इकट्ठा हो जाता है, जो हमारा लिक्विड फॉर्म में होता है, जिसके कारण हमारा मसल क्रैम्प होता है। एंड देन धीरे धीरे जब आप थोड़ा रेस्ट करते हैं तो उस समय ऑक्सीजन के कारण वो जो हमारा लैक्टिक एसिड है वो गैस में चेंज होकर बाहर निकल जाता है कार्बन डाइऑक्साइड के थ्रू। वही पूरा है जो हमारा ऑक्सीजन के लेक में, ऑक्सीजन की कमी में हमारा जो मसल सेल्स में होता है, ये हमारा ब्रेकडाउन होता है, पायरुवेट का यहाँ पे होता है। मसल सेल्स में आप देखे होंगे जब हमारा ऑक्सीजन नहीं रहता है तो जो पायरुवेट फॉर्म हो चुका है बिना ऑक्सीजन के, एंड देन ये पायरुवेट भी फिर बिना ऑक्सीजन के हमारा बना देगा ATP। ओके, नहीं तो अधिकतर तो हमारा ATP क्या कहते हैं, प्रेजेंस में बनाता है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस, ऑक्सीजन के होने में। लेकिन जब नहीं है तो क्या करेगा, बना देगा एरोबिक रेस्पिरेशन में। तो पायरुवेट लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाए, जो हमारा 3 कार्बन मॉलिक्यूल होता है, वो लैक्टिक एसिड जो हमारा बनता है वो किसके कारण, जिसको हम कहते हैं क्रैम्प्स कहते हैं। ये देखो पूरा इसका माइंड मैप है। ग्लूकोज है, साइटोप्लाज्म में बनता है, इसमें ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ती है, हमारा पायरुवेट एसिड बना। एंड ये पायरुविक एसिड हमारा जो साइटोप्लाज्म में ऑक्सीजन की जरूरत होती है, लेकिन रहता ही नहीं ऑक्सीजन। जब आप सडन एक्टिविटी कर लेते तो हमारा ये बन जाता है CH3CHOH COOH। ये हमारा प्लस नहीं, यहाँ पे पैरेंथेसिस में ब्रैकेट लगा दिए, मतलब ये लैक्टिक एसिड का नाम है, और एनर्जी बनता है 2 ATP। ओके, अब आता है हमारा वर्कशीट। पहला क्वेश्चन है कि जो हमारा ये एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, ये क्या ऐसा एडवांटेजेस है कि जो है टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म बहुत अच्छे से ऑक्सीजन को ऑब्टेन कर पाते हैं रेस्पिरेशन के लिए, बट हमारे एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म क्यों नहीं कर पाते हैं अच्छे से ऑक्सीजन को ऑब्टेन? क्यों हमारे सिर्फ ये कर पाते हैं? क्योंकि देखिए जो हमारे एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन होता है ना, वो जो है बहुत ज़्यादा होता है देन एज कम्पेयर टू द ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर। सो क्या होता है, जो हमारा ये टेरेस्ट्रियल और ऑर्गेनिज्म, मतलब जो हमारे अर्थ पे रहने वाले प्लांट्स हैं, वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन को एटमॉस्फेयर से लेते हैं और तुरंत उसको यूज़ कर लेते हैं। बट हमारे जो ये एनिमल्स होते हैं जो हमारे पानी में रहते हैं, वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन का यूज़ करते हैं जो हमारा वाटर में डिजॉल्व होता है। इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन लेवल बहुत कम होता है हमारा एटमॉस्फेयर में, लेवल जो हाई होता है, हाई होता है एटमॉस्फेयर में। इसके कारण क्या होता है, जब हाई होगा तो क्या होगा, ये आराम से टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म, मतलब अर्थ पे जो रहने वाले हैं वो आराम से ऑक्सीजन को ले लेंगे। बट जो हमारे वहाँ एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म जो पानी में रहते हैं, उनको बहुत तेज़ी सांस लेना पड़ता है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन की कमी है, ऑक्सीजन कम होता है, पानी में कम डिजॉल्व है, तो उसके कारण उनको बहुत तेज़ से ऑक्सीजन लेना पड़ता है, जैसे ज़्यादा से ज़्यादा वो ले सके ऑक्सीजन। ये कैसे होता है मैं आपको आगे बताऊँगा, आगे क्वेश्चन से। वीडियो लंबी जरूर हो गई होगी, लेकिन ये आपका पूरा एक पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। अब बता रहा है कि जो है ह्यूमन बींग्स में कैसे हमारा ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट होता है, मैं आपको ये बता ही चुका, लेकिन फिर बता देता हूँ। ऑक्सीजन जो होता है हमारा ह्यूमन बींग में से ट्रांसफर होता है ब्लड स्ट्रीम, मतलब कि ब्लड कैपिलरीज के थ्रू। ऑक्सीजन जो होता है यहाँ पे फ्रॉम द सेल से जाता है टू द सेल, वेयर एज कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे जो होता है वो सेल से ले लिया जाता है और फिर ब्लड के थ्रू हमारे बॉडी से बाहर निकल जाता है। बट ये जो ऑक्सीजन हमारे सेल में जाने के लिए ब्लड कैपिलरीज का यूज़ करता है। एंड देन जो हमारा गैस होता है, ऑक्सीजन जो होता है वो एल्वुलाई में इकट्ठा रहता है, एंड देन वही एल्वुलाई से हमारा ब्लड कैपिलरीज में चला जाता है डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू। आप जानते हो, मैं आपको बता चुका डिफ्यूजन प्रोसेस क्या होता है। ऑक्सीजन से पहले मैं बता चुका हूँ, वो होता है डिफ्यूजन प्रोसेस से अच्छे से
लंग्स में जो एल्वुलाई होता है उसमें ब्लड कैपिलरीज में ऑक्सीजन चला जाता है, ब्लड कैपिलरीज में जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो हमारा एल्वुलाई में चला जाता है। ओके, यही होता है। अब ये जो हमारा लंग्स है वो कैसे डिज़ाइन किया गया है, किसमें ज़्यादा हो सकता है, यही बस ये पूरा आप पढ़ लीजिएगा, इसमें कुछ है ना, इसमें बस बताया गया कि जो है जो लंग्स में हमारा जो एल्वुलाई होता है उसका कैसे वर्क होता है, वो कैसे काम करता है। एल्वुलाई का जो स्ट्रक्चर होता है ना वो इस टाइप का होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा वो ऑक्सीजन को गेन कर सके। वैसे ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, ये बस आप इतना जान लीजिए कि इसका बस एक ही मेन काम है कि जो है डिज़ाइन किया गया है, जैसे कि जो हमारा एल्वुलाई होता है उसका साइज जो है बहुत विलाय लाइक स्ट्रक्चर होता है, उबड़ खाबड़ होता है जिसको कहते हैं हिंदी में। उसमें क्या होता है जैसे ज़्यादा से ज़्यादा सरफेस एरिया बढ़ सके और ज़्यादा ऑक्सीजन को वो स्टोर कर सके और देन एक्सचेंज कर सके। लेट्स कम टू नेक्स्ट स्लाइड। यही है। एंड देन आप पूछ रहे एटीपी क्या होता है। ओके, अब एटीपी क्या हो हमें जानना है। एटीपी हमारा एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है। ये कैसे फॉर्म होता है, जो हमारा एडीपी होता है, एडीपी इसमें जब एक फॉस्फेट जुड़ जाता है तो हमारा एटीपी फॉर्म हो जाता है। और हमारा जो मेन एनर्जी होता है ना इसी में होता है। ये जो आप देख रहे हैं बॉन्ड बना रहता है ना, ये बॉन्ड टाइम का, इसी में हमारा मेन एनर्जी होता है। जब ये हमारा बॉन्ड टूटता है तो हमारा एनर्जी रिलीज होने लगता है। बस इसी में मैं इसको बताया हूँ कितना एनर्जी होता है एक बॉन्ड में, 30.5 किलो जूल पर मोल। अब ये बता रहे हैं हीमोग्लोबिन का क्या इंपॉर्टेंस होता है ह्यूमन बॉडी में। अगर देखा जाए, अगर हम डिफ्यूजन के थ्रू, प्लांट्स में तो हमारा डिफ्यूजन होता ही है, क्योंकि उनको ज़्यादा काम नहीं करना ना, इसलिए उनका डिफ्यूजन से ही काम चल जाता है, उनके बॉडी में कोई हीमोग्लोबिन नहीं होता है। बट ह्यूमन के बॉडी में देखा जाए, अगर हमारा हीमोग्लोबिन ना होता और डिफ्यूजन के थ्रू होता तो एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन को आपके लंग से लेकर पूरे आपके घुटने तक पहुंचाने में आपको 3 साल लग जाते हैं। इसलिए हमारा हीमोग्लोबिन जरूरी होता है, जिसके कारण हमारा जो प्रोसेस हो रहा है रेस्पिरेशन वो फास्ट हो सके, फास्ट से हमारा ट्रांसपोर्टेशन हो सके, फास्ट हो सके। ओके, लेट्स कम टू नेक्स्ट स्लाइड। अब बताएं एनारोबिक और एरोबिक के रेस्पिरेशन के बीच में डिफ्रेंशिएट क्या है, क्या होता है। ये हमारा कॉमन मेथड है, ये सब में होता है एरोबिक, अधिकतर ऑर्गेनिज्म में होता है। ये हमारा कॉमन नहीं है, हमारे टेम्परेरी मेजर के लिए होता है, बहुत कम टाइम में होता है। स्टेप में देखा जाए हमारा 3 स्टेप है, ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स साइकिल और टर्मिनल ऑक्सीडेशन। ये हमारा 2 स्टेप में कंप्लीट हो जाता है, ग्लाइकोलाइसिस एंड देन पार्विक एसिड का एनारोबिक ब्रेक डाउन हो जाता है। ये हमारा ये डायरेक्ट हमारा एथेनॉल में चेंज हो जाता है। इसमें ऑक्सीजन की जरूरत होती है, इसमें नहीं होती है। इसमें जो होता है ये पूरी तरीके से ब्रेक डाउन हो जाता है, मतलब जो हमारा ग्लूकोज होता है पूरी तरीके से ब्रेक डाउन, इसलिए ज़्यादा एटीपी हमें मिलता है। लेकिन हमारा एनारोबिक में पूरी तरीके से ब्रेक डाउन नहीं हो पाता था। क्यों नहीं हो पाता, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन नहीं होता। तो ऑक्सीजन नहीं होगा, पूरी तरीके से ब्रेक डाउन नहीं होगा, तो हमारा एनर्जी कम मिलेगा। इसका जो इंड प्रोडक्ट होता है वो हमारा इनऑर्गेनिक होता है। लाइक आप कह सकते हैं इसका इंड प्रोडक्ट किसी काम का नहीं होता, CO2 किसी काम का नहीं होता है, लेकिन इसका ऑर्गेनिक हो जाए। आप बात कीजिए अल्कोहल इसमें ऑर्गेनिक होता है, यूजफुल होता है। ये हमारा टॉक्सिसिटी, मतलब कि इसमें कोई खतरा है, मतलब टॉक्सिसिटी, ये हमारा जहरीला नहीं होता है एरोबिक रेस्पिरेशन। इसका इंड प्रोडक्ट क्या निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, वो इतना जहरीला नहीं होता है। लेकिन ये बहुत जहरीला है क्योंकि इथेनॉल अल्कोहल बहुत नुकसान करता है बॉडी के लिए। लेट्स कम टू नेक्स्ट स्लाइड। ये हमारा लास्ट स्लाइड है, इसके बाद हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। अब बता रहा है ये हमारा माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, लेकिन ये हमारा साइटोप्लाज्म में ही हो जाता है। इसमें 686 किलो कैलोरीज फॉर्म होता है, बस इसमें 36 to 50 किलो कैलोरीज फॉर्म होता है। इसमें एटीपी जो होता है ये 36 से 38 एटीपी फॉर्म होता है, बस इसमें सिर्फ 2 एटीपी फॉर्म होता है, जो उनके लिए बहुत है। ये आपको क्वेश्चन दिया जा रहा है, ये आप इसको कर लीजिएगा। अब ये पूछ रहा है कि जो हमारा एक्वाटिक एनिमल होते हैं वो कैसे ऑक्सीजन को पाते हैं, ये आपको मैं बता ही चुका हूँ, लेकिन थोड़ा प्रोसेस देखिए। यहाँ तक तो मैं आपको बता ही चुका कि जो ऑक्सीजन यहाँ पे कम होता है पानी में, अकॉर्डिंग टू कंपेयर टू ऑक्सीजन इन द एयर, यहाँ पे कम होता है, उसके कारण इनको बहुत तेज़ी सांस लेना पड़ता है फिशेस को, एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म को। फिश को आप देखते हैं उनका जो माउथ ओपन रहता है फिश का, वो क्या करते हैं पहले पानी को अपने अंदर लेते हैं एंड वो गिल से पानी को निकाल देते हैं, और उस पानी में जो ऑक्सीजन उधर डिजॉल्व होता है वो ऑक्सीजन उनके ब्लड के थ्रू वहीं से चला जाता है। जो हमारा गिल्स होता है ना फिशेस का, गिल्स में ब्लंडर ऑफ ब्लड कैपिलरीज, बहुत सारे ब्लड कैपिलरीज होते हैं जिसके थ्रू हमारा ट्रांसफ़र हो जाता है, ऑक्सीजन बाहर निकल जाता है, ब्लड कैपिलरीज में चला जाता है, और जितने वाटर होता है वो बाहर निकल जाता है। अब बता रहे हैं जो हमारा कार्टिलेज होता है हमारे उसमें ट्रैकिया में जो कार्टिलेज होता है क्यों होता है, ये हमारे कोलैप्स होने को, मतलब कि चिपकने से बचाता है। जैसे आप सांस लिए अंदर ना, अब जब आप एक्सेल करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालेंगे तो उस समय क्या होगा, अगर ये हमारा कार्टिलेज ना होता तो ये क्या होता है, हमारा तुरंत चिपक जाता है, क्योंकि प्रेशर बढ़ जाता है, प्रेशर बढ़ने के कारण चिपक जाता है, और वही चिपकने के कारण हमें बहुत दिक्कत होती है। इसलिए इसी कोलैप्स को बचाने के लिए हम रिंग्स ऑफ कार्टिलेज का यूज़ करते हैं, बनाया गया है।
रिंग्स के लिए। एक टाइप का रिंग्स जो होता है बोन होता है जो हेल्प करता है उसको कोलैप्स होने से बचाता है। ओके, सो आज के लिए बस इतना काफ़ी है। अब हमें देखना है ट्रांसपोर्टेशन और एक्सेलरेशन। ट्रांसपोर्टेशन मैं आप अगले वीडियो में बताऊंगा। बस आज के लिए इतना काफ़ी है। प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड लाइक द वीडियो एंड कमेंट ऑल्सो, ओके, एंड शेयर द वीडियोज विथ योर फ्रेंड्स। बस यही आज के लिए इतना है और अगले वीडियो में मैं आपको उसके साथ ट्रांसपोर्टेशन के साथ मिलूँगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।